नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एफपीओ के किसानों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आह्वान किया कि किसान एफपीओ से जुड़कर खेती करें ताकि उनकी कृषि लागत में कमी आए और अधिक लाभ प्राप्त किसानों को मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एफपीओ के किसानों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सभी किसानों से आह्वान किया कि किसान एफपीओ से जुड़कर खेती करें ताकि उनकी कृषि लागत में कमी आए और अधिक लाभ प्राप्त हो। किसान सूक्ष्म सिंचाई, टपका सिंचाई इत्यादि प्रणाली को अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय की मांग के अनुसार आज किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती से भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है और रासायनिक खाद पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आती है और उत्पादन भी बढ़ता है। मेरा भी सभी किसान भाइयों से ये निवेदन है कि हम इस प्रकार के एफपीओस जहां अभी कम बने हैं, कोई बना है, क्योंकि गांव हमारे बहुत हैं, एरिया भी हमारा बहुत है, कुछ ही जिलों में एफपीओ बने हैं। 731 एफपीओ, भले उसमें जैसा बताया रजिस्टर्ड 1 लाख किसान हैं, छोटे छोटे किसान भी हैं, लेकिन किसानों की संख्या तो बहुत है। 7-7.5 लाख किसान सीधा प्रोड्यूस अपना करता है। तो ये सब किसी न किसी प्रकार से एफपीओ के साथ जुड़ें और जो हमारे प्रोग्रेसिव किसान हैं वो अपने जैसे प्रोग्रेसिव किसान और तैयार करें, और जो तैयार करेंगे तो इसके लिए भी हमने एक चिट्ठी जारी कर दी है। इसमें जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, नए प्रोग्रेसिव फार्मर्स बनाने के लिए उनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा। तो हम खेती के काम में किसान को किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकें, इसकी हमारी योजना है। हमने जो ये हमारे एफपीओ हैं, एक प्रकार का देखा जाए तो ये सहकारी क्षेत्र का एक नया स्वरूप है। तो इस सहकारी क्षेत्र में इस प्रकार के काम हम करते चले जाएंगे तो बहुत बड़ा विस्तार होगा। हम देखते हैं गुजरात की एक कंपनी अमूल डेयरी आनंद गांव से एक छोटे से स्वरूप में वो खड़ी हुई थी, और इतने छोटे स्वरूप के बाद उन्होंने अपना जो विस्तार करते करते बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा विशाल उद्योग पूरे दुनिया भर में वो काम कर रहा है। कई उनके उत्पाद हो गए हैं। तो ऐसे ही करके हम भी अपने जैसे वीटा का अपना दूध है उसका भी विस्तार कर रहे हैं। हमने फॉरेन कोऑपरेटिव हाउस भी बनाया है ताकि विदेश में एक्सपोर्ट कर सकें। उसमें भी कोऑपरेटिव विभाग हमारा काम कर रहा है। हमारा एक्सपोर्ट कैसे आगे बढ़े इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरे 1-2 निवेदन और किसान भाइयों से हैं। पहला निवेदन कि हम अपने यहाँ प्राकृतिक खेती इसको प्रमोट करें ताकि रासायनिक खाद में भी उत्पाद में उसका असर होता है, उसका जो शरीर को हानि होती है, अगर हम उसको प्राकृतिक खाद के नाते से उसमें उपयोग करेंगे, शरीर का जो नुकसान होने वाला जो हिस्सा है वो दूर हो जाएगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही दूसरा हिस्सा है कि हमारे पानी की बहुत कमी है। तो हम जहां भी कोई अपने यहाँ खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, सब्जियां बुआई करते हैं, तो उस पर जहां तक संभव हो सके खुली सिंचाई के बजाय माइक्रो इरिगेशन, टपका सिंचाई अथवा फुहारा सिंचाई, इससे अगर हम काम करेंगे तो इसका हमको एक बहुत बड़ा लाभ होगा। मैंने आज आप सब लोगों से इतना जो विस्तार से बातचीत की है, मुझे बड़ा आनंद आया है कि इसका बहुत बड़ा लाभ जो है ये हम उठा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक, प्रबंधन, भंडारण, विपणन का ज्ञान प्रदान कर उनकी आय बढ़ाने की दिशा में पीएम मोदी ने फरवरी 2020 में किसान उत्पादक समूह की परिकल्पना की थी। देश में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया था। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा प्रदेश के उन किसानों से बात कर रहा हूं जो नई विधि के हिसाब से अपने खेती के काम को किस प्रकार से आय का एक अच्छा साधन बनाए, और न केवल अकेले बल्कि अन्य सब किसानों को जोड़कर एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके, जिसको हम एफपीओ कहते हैं,
फार्मर्स प्रोड्यूशन ऑर्गेनाइजेशन उस नाते से काम कर रहे हैं। इस प्रकार के हरियाणा में 731 एफपीओ ये बने हुए हैं। केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की एक मिलीजुली स्कीम प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2020 में इसकी परिकल्पना की थी और उस समय से लगातार एफपीओ की संख्या में ये वृद्धि हो रही है। एफपीओ के बनाने के पीछे हेतु ये है कि कई बार छोटे किसान अपनी फसल का ठीक से लाभ नहीं ले पाते, वो उसको सॉर्टिंग पैकेजिंग नहीं कर पाते और कई बार फसल जो है, खास करके फल हैं, सब्जियां हैं, जिन फसलों की जो आयु होती है बहुत कम होती है, 2 से 4 दिन तक अगर उपयोग न किया जाए तो खराब हो जाती हैं। इस प्रकार उनको सबको एक प्रकार से ठीक से उनकी स्टॉक करना और समय आने पर ठीक कीमत उनकी मिले उस समय उसको बेचना और साथ ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाते उसका कुछ ना कुछ उत्पाद बनाना और फिर उसको बेचना, ऐसे समूह को एक साथ करने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई और एफपीओ के माध्यम से ये सब काम किया। प्रबंधन और विपणन अर्थात मार्केटिंग, इसका बहुत बड़ा एक आधुनिक जो तकनीक के माध्यम से काम करने का इसके पीछे की एक बैकग्राउंड है। तो जो किसान जागरूक, प्रगतिशील, जिसको हम प्रोग्रेसिव फार्मर कहते हैं, उन्होंने मिल करके ये सब एफपीओ बनाए हैं। देश भर में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से मैंने बताया कि 731 एफपीओ हरियाणा के किसानों ने इस योजना को अपनाते हुए बनाए हैं। वैल्यू एडिशन करके किसान की आय डबल करने में ये बहुत बड़ा एक साधन जो है ये बना है और इस नाते से संरक्षित भंडारण करते हुए और हम लोग जो सफल किसान हैं उनके साथ आज हम जुड़े हुए हैं। उन्होंने सबने अपने पैक हाउस बनाए और पैक हाउस बनाने के बाद ऐसे किसान मार्केट में जहां कहीं अच्छा भाव मिलता है वहां बेचने के लिए सिस्टम बने हैं। इससे बाजार से सीधे जुड़ गए, जब भी अच्छा भाव मिलता है तब बेच करके आते हैं। और खासकर बीच में जो लोग ऐसे होते हैं जिनको जो हमारे लाभ में से हिस्सा बांटते थे, उनकी बजाय सीधा ही मार्केट में जुड़ने से और लाभ ज्यादा होने लग गया है। जब भी कभी पहले फसल ज्यादा होती थी और तुरंत बेचने वाले किसान मंडी में पहुंचते थे तो भाव भी गिरने का एक जो डर बना रहता था वो भी उसमें था। अब चूंकि अपने साथ वो भंडारण कर सकते हैं तो भंडारण करके और हम लोग उसका अच्छा भाव ले सकते हैं। इसमें जो मैंने बताया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को उत्पाद जो पैदा करते हैं, जैसे खास करके टमाटर की प्यूरी बनाते हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, सूखा प्याज उसको सुखा करके चूरा बना करके भी बेचते हैं। तो ऐसे सब जो पैदावार करके और उसका जो उत्पाद करके जब बाजार में बिकता है तो अच्छे भाव में वो बिकता है। इस प्रकार लघु उद्योग करके और किसान भी उद्योगपतियों की श्रृंखला में ये आने लग गया है। और हमें जैसा कई जिलों के अंदर विशेष प्रकार की फसल जो पैदा होती है, सिरसा में कीनू है, कुरुक्षेत्र में आलू है, करनाल में सब्जियां हैं, जिला सोनीपत में बेबी कॉर्न और मशरूम ये बहुत होता है। तो इस प्रकार का जो उत्पाद है उसको सारे यानी देश में, खास करके हमारी दिल्ली और इसके आसपास की जो मार्केट है उसको भी करने के लिए और एक अवसर जो उनको मिला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ सफल एफपीओ के मालिकों से भी संवाद किया। हाँ, टेरना से जैनेन्द्र जी बोलिए, आपका अपने एफपीओ अपना चलाया हुआ है ना? जी, हमारा एफपीओ है, अटेरना गांव में स्थित है, सोनीपत जिले में। इसमें हमारे 509 किसान 500 जिसमें 509 किसान हमारे बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। और हम अपने पैक हाउस में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न पैक करके विदेश में बेचते हैं। विदेश भेजते हैं? जैसे कि लंदन, हाँ, विदेश में भेजते हैं जी। हाँ हाँ। जैसे कि लंदन में हमारी बेबी कॉर्न जाती है, हाँ 4-5 तो हमारी पार्टी है जिनको हम बेबी कॉर्न भेजते हैं। हाँ हाँ ऐसे ही हमें दुबई से ऑर्डर मिले हैं। हाँ। अभी हमारी बेबी कॉर्न लंदन से भी ज्यादा दाम में दुबई में बिकने वाली है। बहुत अच्छा। इसी तरह से नॉर्वे में हमारी स्वीट कॉर्न प्रोसेस करके वैक्यूम पाउच में नॉर्वे के हमारे पास काफी ऑर्डर है। हमारे सैंपल वहां पर पास हो चुके हैं और नॉर्वे में हमारे लगभग 300 कंटेनर का ऑर्डर हमें मिला है। अरे वाह। हाँ पहले हम
अपनी बेबी कॉर्नर स्वीट कॉर्न आजादपुर सब्जी मंडी में बेचते थे, जिसमें हमें 50 से 60 रुपए किलो का रेट मिलता था। अभी लंदन और दुबई में हमारा खर्चा काट कर लगभग 100 रुपए किलो का हमें रेट मिलता है। जैनेंद्र जी बताइए कि 1 एकड़ में कितना पैदा हो जाता है बेबी कॉर्न? 1 एकड़ में 800 किलो से 1000 किलो के बीच में बेबी कॉर्न पैदा होती है। 1000 किलो का मतलब है कि 1 लाख रुपए का बेबी कॉर्न आप जो है 1 एकड़ में बेच लेते हैं। जी, एक बार में हमारी फसल 1 लाख रुपए की हो जाती है और सभी किसान इस फसल को अपनाकर बहुत खुश है। और इसमें पानी की लागत भी कम है, धान की अपेक्षा पानी भी कम लगता है। अच्छा, साल में कितनी फसलें उठा लेते हैं? साल में इसकी 3 फसल हो जाती है और ज्यादातर किसान इसकी 2 फसल लेते हैं ताकि फसल चक्र बना रहे। 2 किसान 2 फसल ले लेते हैं, कभी लेनी हो तो तीसरी भी ले लेते हैं। तीसरी भी कभी कभी ले लेते हैं। बहुत अच्छा जितेंद्र जी, आपने एक अच्छा परोपकार का काम किया हुआ। 500 किसानों को आपने जोड़ा है। अच्छा, अनुराग सिंह जी बोलिए, आपका पहले ट्राई कर रहे थे, कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं। तो आपके जो एफपीओ है, कितने लोग जुड़े हैं उसमें? सर, हमारे साथ लगभग 300 फार्मर हैं जो जुड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे मेजरली जो क्रॉप है पोटैटो, आलू की खेती है जो ज्यादातर हम यहाँ पे कर रहे हैं एफपीओ में। ठीक है, तो उसमें आपके किसानों को कितना लाभ हो रहा है उसमें? सर, हम अलग अलग कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में काम कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ जो है पहले ही सीजन से पहले ही उनका रेट फिक्स हो जाता है। हाँ। तो वो जैसे इस बार हुआ है, आलू का रेट काफी डाउन आ गया है, तो काफी लोगों का नुकसान हुआ है। बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण जो है लोगों को काफी इस चीज का बेनिफिट हुआ है। उनके साथ जो है रेट मतलब कि एक फिक्स रेट में जो उन्होंने काम किया है, तो काफी बेनिफिट हुआ है, काफी लाभ मिल गया। कम रेट के कारण से उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। जी तो मार्केट में वो 2-3 रुपए बिका है और कंपनी के साथ हमने 12-13 रुपए में वो चीज काम किया है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब किसान की बचत हो गई, किसान को उसका नुकसान नहीं हुआ है। जी, बहुत अच्छा है। और शॉर्ट प्राइस में ड्रॉप की है वो। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से आप लगे रहें और कभी भी कोई आपको कठिनाई आए तो हरियाणा सरकार का जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। जितेंद्र जी और जोड़िए, कौन जुड़े हैं? यानी अनुराग जी जुड़े हों या मनोज सियाग जुड़े हों या अनुराग जी हैं अभी कॉल पे। अनुराग जी, मैं अभी बोल चुका हूँ, अभी मैंने बोला। अच्छा, अनुराग थे आप? ठीक है जी। तो मनोज सिहाग बोले जी। मनोज सिहाग हैं? मनोज कुमार जी हैं। हाँ, मनोज कुमार जी हैं अभी। हाँ, मनोज कुमार जी। हेलो। हाँ, मनोज कुमार जी नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं मनोज कुमार, चूड़ी खुर्द फार्मर प्रोड्यूसर। चूड़ी खुर्द फार्मर से। बहुत अच्छा है। तो आप भी बताइए कि किस प्रकार से आपका जो एफपीओ है वो कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं? सर, हमारे 308 फार्मर है सर जो एफपीओ के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। और हमारा जो मेजर क्रॉप है वो फ्रूट में किन्नू और गुआवा है। हाँ। तो अभी 2-3 साल से थोड़ा सा फ्रूट कम हो रहा है क्योंकि हीट वेव के कारण फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। ठीक है। पर हमने ये किया है अभी किसानों के जो ग्रुप के अंदर सभी किसानों का माल एक जगह इकट्ठा करके और उनको मतलब दिल्ली और गुरुग्राम की मार्केट में भेजे, जिससे उनको कम फ्रूट होने के कारण ज्यादा बेनिफिट हुआ है इकट्ठा काम करने से। और उनकी जो कॉस्ट है वो कम आई है। अच्छा, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम आई है। एफपीओ ना होता, अगर एफपीओ ना होता तो इन किसानों का तो बहुत नुकसान हो जाता। बिल्कुल जी। अगर एफपीओ ना होता तो किसानों का नुकसान होता और किसान डिमोटिवेट भी होता सर। ठीक बात है। नमस्कार जी। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय जी, नमस्कार। नमस्कार मनोज जी, सिरसा से बोल रहे हैं, खारी सुरेरा से। जी। हाँ जी साहब, खारी सुरेरा से हमारा एफपीओ बना हुआ है जी, किन्नू का है। हाँ। और जिसमें तकरीबन हमारे 300 फार्मर हैं जो किन्नू और माल्टा के हम ज्यादा खेती करते हैं जी। हमारा बॉर्डर के नजदीक का एरिया है। हाँ। और टोटल हमारे गवर्नमेंट की मदद से जो ड्रिप पे टैंक और बाग हमने लगा रखे थे, उसके बाद हमारे को मार्केटिंग की समस्या आ रही थी। हाँ। तो हमने फिर एफपीओ बनाया जिसमें हमने विभाग से अच्छी जो मदद लेके और उसमें हमारा जिसमें ग्रेडिंग वैक्सिंग करके और हमारे को मार्केटिंग की समस्या आ रही थी, जो हमारी
बाहर से व्यापारी भी आ रहे हैं और अब हम बाहर हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया हम मार्केटिंग करके और हर मंडियों में हमारा प्रोड्यूस भेज भी रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो किसानों को कितना लाभ हो जाता है कीनू में और माल्टा में? हाँ। जब हमारे अच्छी फसल होती है तो हमारे यहाँ जो बाहर के जो आते हैं व्यापारी हो रहे हैं तो वो सीधा अगर बगैर ग्रेडिंग वैक्सिंग के बगैर पैकिंग के हमारा माल बाहर नहीं जाता। उस टाइम हमारा बिकने में बड़ी समस्या आती है और रेट नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते सब उनके। और अभी हम ग्रेडिंग वैक्सिंग करके और हर मार्केट में हमारे फार्मर का प्रोड्यूस बेच भी रहे हैं और यहाँ जो ग्रेडिंग वैक्सिंग से व्यापारियों को यहाँ भी बुलवा रहे हैं और उनके अच्छे रेट अभी मिलते हैं। कितने एकड़ है कीनू माल्टा आपने जो बोया हुआ है? 300 एकड़, 300 किसानों का कितना एकड़ है? हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी 1200 एकड़ जो क्लस्टर है उसमें 1200 एकड़ के आसपास हमारा किन्नू माल्टा लगा हुआ है, जिसमें हमारा 800 एकड़ अभी फ्रूटिंग के जो फ्रूट दे रहा है। ठीक है, कितने रुपए पर एकड़ का लाभ हो जाता किसान को? सर हमारा पीछे तो एक आध सीजन हमारा किन्नू में थोड़ा अच्छा नहीं था क्योंकि मौसम की वजह से हमारा किन्नू खराब हुआ, लेकिन अभी जो बड़े बाग है उनका 1.5 से 2 लाख रुपए हमारा पर एकड़ के हिसाब से जो अच्छी फसल हो तो निकल जाता है, जिसमें 1 लाख से ऊपर पर ईयर 1 साल की हमारी फसल है और फार्मर उसमें कमा लेता है अच्छी फसल। चलिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान बताया कि हरियाणा के किसान इस योजना का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश में 731 एफपीओ बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज इन एफपीओ की उपलब्धि से प्रेरणा प्राप्त कर अन्य किसान भी एफपीओ से जुड़ेंगे और साथ ही बाकी किसानों से भी इस तरह के एफपीओ से जुड़ने की अपील मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। और हरियाणा की बेटियों नीतू घनघस और स्वीटी बूरा ने एक बार फिर हरियाणा का नाम देश दुनिया में रोशन किया है। महिला विश्व चैंपियनशिप में दोनों बेटियों ने गोल्डन पंच लगाए और देश के नाम सोने के मेडल किए। दोनों बेटियों की इस उपलब्धि पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। हरियाणा की दो बेटियों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि हरियाणा की बेटी बेटों से कम नहीं बल्कि हर क्षेत्र में ज्यादा ही हैं। ये बेटियां हैं मुक्केबाज नीतू घनघस और स्वीटी बूरा। दिल्ली में महिला विश्व चैंपियनशिप में दोनों बेटियों ने गोल्डन पंच लगाए और देश के नाम सोने के मेडल किए। 22 साल की नीतू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया की मुक्केबाज को फाइनल मुकाबले में 5-0 से हराकर न्यूनतम वजन वर्ग का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दिन के पहले मुकाबले में भिवानी की रहने वाली नीतू ने आक्रामक शुरुआत की। पहले राउंड में वो 5-0 से आगे थी। दूसरे राउंड में उन्होंने सीधे मुक्के जड़े। जैसे ही नीतू ने गोल्डन पंच लगाया वैसे ही पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आइए आपको बताते हैं कि नीतू घनघस का यहाँ तक पहुँचने का सफर कैसा रहा। नीतू घनघस का जन्म 19 अक्टूबर 2000 को हुआ। भिवानी जिले के धनाना गांव में नीतू घनघस का जन्म हुआ। नीतू के पिता जय भगवान हरियाणा सचिवालय में कार्यरत हैं। नीतू की मां का नाम मुकेश देवी है और वो एक गृहिणी हैं। विश्व महिला मुक्केबाजी के दिग्गज एमसी मैरी कॉम को ट्रायल में हराकर नीतू सुर्खियों में आई और इसके बाद ही 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नीतू ने अपने पेशेवर बॉक्सिंग करियर की शुरुआत 2012 में की। AIBA युवा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2017 में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2018 एशिया युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इसके बाद अब 2023 वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी नीतू को ट्वीट कर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने लिखा, गौरवपूर्ण क्षण। प्रसिद्ध भारतीय महिला मुक्केबाज व हरियाणा की बेटी नीतू घनघस को महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं।
वर्ल्ड चैंपियन बेटी की इस उपलब्धि से जहां देश प्रदेश का नाम रोशन हुआ, तो वहीं इससे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा भी मिलेगी। इसके अलावा महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वीटी बुरा ने स्वर्ण पदक जीता। वो इस प्रतियोगिता में देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक लेकर आए। उन्होंने 75 से 81 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में चीनी मुक्केबाज को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। स्वीटी की इस उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र के साथ साथ घर में भी जश्न का माहौल है। मेरा तो सपना जी ओलंपिक का सपना रह रहा है जी, और वो मेरी बेटी पूरा करेगी जी। हाँ, इसी बेटियां सबके पैदा हो जी, जिसी हमारा बेटी पैदा हुई है। हाँ, सब बेटियों को आगे बढ़ाएं जी, कोई नहीं पीछे रखे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता जी। बेटी बहुत बहुत बड़ी आगे की भी पीछे की भी शान है जी। हाँ, बेटी लक्ष्मी है, बेटी घर का रूप, लक्ष्मी का रूप है, वहाँ का भी यहाँ का भी। बहुत खुशी हो रही जी, हमारा जमा इतनी बहुत खुशी हो रही है जी। जब माता रानी ने जब पूरे कर दी जी, मल्लो रात्रि राख रखे थे, मेरी बेटी गोल्ड लिया, पूरा विश्वास था। ये बहुत ज़्यादा खुशी है जी। सिल्वर मेडल को गोल्ड में बदला है। कई दिन हो गए थे, मेहनत करने लग रही थी। सभी भाइयों के, रिश्तेदारों के, मित्रों के, गांव से, सभी जगह से फोन आ रहे हैं, दूर दूर तक बधाई के जी। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है जी। स्वीटी के गोल्ड मेडल जीतने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटियों का कमाल। 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर मुक्केबाज स्वीटी बुरा ने पूरे भारतवर्ष को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। उन्हें ढेर सारी बधाई एवं आशीर्वाद। आइए आपको बताते हैं, ये स्वीटी बुरा की कोई पहली उपलब्धि नहीं, बल्कि अनगिनत बार स्वीटी ने देश के साथ साथ प्रदेश का नाम रोशन किया है। स्वीटी ने यूथ बॉक्सिंग ट्रेनिंग कंपटीशन में 2011 में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद नवंबर 2014 में AIBA वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप साउथ कोरिया में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अगस्त 2015 ABAC एशियन कॉन्फेडरेशन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीता। जून जुलाई 2015 इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्रतियोगिता में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 2016 में AIBA वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में क्वार्टर फाइनलिस्ट रहीं। फरवरी 2018 में प्रथम ओपन इंडिया इंटरनेशनल प्रतियोगिता में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। फरवरी 2018 में 69वें सतरंजा कप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 13 जून 2018 में रूस के कॉस्पिक में हुए उमाखाननोव मेमोरियल टूर्नामेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2021 में एशिया चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2023 में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राष्ट्रीय स्तर पर भी करीब 10 गोल्ड मेडल स्वीटी बुरा ने जीते हैं। ऐसा पहली बार नहीं जब हरियाणा के खिलाड़ियों ने प्रदेश का डंका दुनिया में बजाया हो, और इसका सीधा श्रेय इन खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और हरियाणा सरकार की खेल नीति को जाता है, जिसकी तारीफ हर तरफ होती है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।